वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, शादी का सुनकर सबसे पहले जो चीज़ जहन में आती है वो एक लड़की और लड़के का ज़िंदगी भर के लिए एक हो जाना है, जो अब इस बंधन में बंधने के बाद एक दूसरे के साथ दुख और सुख की साथी करार पाते हैं। लेकिन शादी सिर्फ एक लड़की और लड़के के मिलने का नाम नहीं होता, ये होता है दो ख़ानदानों के मिलने का नाम। और ख़ानदान तभी मिल पाते हैं जब शादी के दौरान उन्होंने एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाया हो, झूठ बोल कर रिश्ता ना किया हो। जहाँ रिश्तों की बुनियाद झूठ पर रखी जाती है वो रिश्ते देर पा नहीं होते और जल्द ही अलहदगी मुक़द्दर बन जाती है। लेकिन कुछ झूठ ऐसे भी होते हैं जो हम अपनी अना की खातिर बोलते हैं और ये भी चाहते हैं कि ऐसे झूठ सारी ज़िंदगी पकड़े ना जाएं। लेकिन जहाँ रिश्ते खालिस हों वहाँ ये झूठ ज़्यादा देर चल नहीं सकते, और अगर चलेंगे तो कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होगा। आज की कहानी कराची की एक कॉलोनी की है जहां ताहिरा नाम की एक लड़की की शादी होती है। माशाल्लाह, आज तो बहुत प्यारी लग रही है। नई जिंदगी का आगाज जो हुआ है, हम सफर जो मिल गया। वैसे हम कितने दिन के लिए अम्मी की तरफ जा रहे हैं? आज रात रुकेंगे और कल वापस आ जाएंगे। अगर सिर्फ एक रात के लिए जाना है तो इतनी ज्यादा तैयारी क्यों? अरे बाबा, आपको इतना भी नहीं पता कि लड़की जब मायके जाती है तो तैयार होकर जाती है, ताकि उसके घर वालों को लगे कि वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। क्या मतलब तुम दिखावा कर रही हो? तुम खुश नहीं हो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली अंदर की खुशी को पहनावे के जरिए दिखाना भी जरूरी है। तुम तो बहुत समझदार हो। ये आपके जरा नवाजी है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं, वरना कनीज किस काम की। अच्छा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं काशिफ, अब आप मेरे शोहर हैं और मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। आप बोलें। ये ना जेवर उतार कर घर ही रख जाओ। क्यों काशिफ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यार हालात अच्छे नहीं है, हमने रिक्शे पर जाना कोई मसला ना हो जाए। आप बोल तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। मैं ये साथ रख लेती हूँ, वहां जाकर पहन, रास्ते में पहनना ठीक नहीं है। अरे नहीं, मेरा मतलब है साथ ले जाने की जरूरत ही क्या है? काशिफ, अभी मेरी शादी को 3 दिन हुए हैं और अगर मैं ये सब नहीं पहन कर जाऊंगी तो मेरे अजीज रिश्तेदार क्या समझेंगे कि इसके ससुराल वालों ने सिर्फ दिखावे के लिए इसको दिया था, अब लड़की से जेवर वापस ले लिया। तो इसमें क्या है, कहने दो। नहीं काशिफ, लड़की की भी कोई इज्जत होती है और उसके वालिदैन की भी, और इन्हीं चीजों से ही इज्जत बनती है। मैं इनके बगैर नहीं जाऊंगी। ठीक है, देख लो, तुमने मेरी पहली ही बात नहीं मानी। काशिफ, मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन जहाँ पे इज्जत की बात आएगी वहां मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, और इसमें इज्जत आपकी भी है। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। घर में सब ठीक है ना? जी माँ जी, सब ठीक है। और तुम खुश हो बेटा? जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, उनको बर्दाश्त कर लेते हैं। अम्मी मैं समझती हूँ, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। बेटा,
ये घर में ना थोड़ी लाडली पली है। किसी बात पे जिद करे ना, इसे प्यार से समझा लेना। जी ठीक है माँ जी, आप परेशान ना हो, लेकिन आप इसे भी समझाए ना। अगर मैं कोई बात कहूँ तो ये मान ले, मैं इसका बुरा थोड़ी ना चाहूँगा। ये क्या कहा इसने? अब देखे ना, मैंने इसको बोला कि जेवर उतार कर घर ही रख दे, तो आपको तो पता है हालात ठीक नहीं है। मम्मी आप भी देखे ना, शादी के बाद पहली बार मायके आ रही थी। अगर कोई देखने के लिए आ जाएगा तो क्या कहेगा। अब वैसे भी मैंने इनके कहने पे जेवर उतार कर बैग में रख लिए थे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ताहिरा बेटा तुम्हें भी शौहर की बात मान लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। मैं यही तो इसे समझाना चाह रहा था। बेटा बेटी ससुराल में जितना खुश रहे ना, मायके वालों का खून बनता है। और अभी बताया ना कि लाडली है, कुछ दिन खुश रह लेने दो, फिर इसने तुम्हारी बातें तो माननी है। जी ठीक है। अच्छा चलो कुछ लो ना, खाओ। तुम तो तकल्लुफ़ ही कर रहे हो। नहीं ऐसी कोई चलो चलो मम्मी ये रात के खाने की जगह बचा रही है। चलो 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 ये लो। काशिफ की बातों से लग रहा था कि वो डोमिनेट करने वाला शौहर साबित होगा, जो चाहता है कि उसकी बीवी चुपचाप उसकी हर बात मान ले। जबकि ताहिरा की बातों से लग रहा था कि वो दुनियादारी के मामले को अच्छी तरह समझती थी और उसको ज़माने की ऊंच नीच की समझ थी। लेकिन एक बात की समझ नहीं आई थी कि काशिफ ताहिरा से जेवर उतार कर घर रखने को क्यों बज़िद था। क्या वो वाकई इसलिए चाहता था कि बाहर चोरी डकैती का ख़तरा था, या बात इसके पीछे कोई और थी। ताहिरा की माँ ने भी अपने दामाद और बेटी को अच्छी बातें ही समझाई थीं, जो आगे आने वाली ज़िंदगी में कामयाबी के लिए काम आ सकती थीं। अब उन बातों को ताहिरा किस रंग में देखती है और काशिफ किस नज़र से देखता है, ये अलग मामला है। लेकिन काशिफ की तबीयत की वजह से लग रहा था कि आने वाले वक्त में मुश्किलात में इजाफा हो सकता था। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब अम्मी का हाथ बटाना शुरू कर देना चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि वो क्या सोचेंगी कि मेरी बहू को कोई काम नहीं आता। आज तुम मम्मी के साथ किचन में कुछ पकाना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी बेगम क्या बना लेती है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं हर चीज़ बना लेती हूँ। हाँ अब हमने कहीं जाना तो है नहीं, और मैं भी काम पे जाना शुरू कर रहा हूँ। हाँ तो मेरा ख्याल है कि जेवर और बाकी कीमती चीज़ें अम्मी के पास जमा करवा दें, जब ज़रूरत होगी ले लिया करेंगे। इसकी क्या ज़रूरत है काशिफ? आपको क्या लगता है कि मैं एक गैर जिम्मेदार बीवी हूँ? नहीं, मेरे पास लॉकर है, मैं अपने लॉकर में रख लूँगी। वैसे अगर अम्मी के पास रखवा दोगी ना तो उन्हें अच्छा लगेगा। देखो काशिफ, जेवर दुल्हन का हुस्न होता है, और अगर हुस्न दुल्हन के पास ही रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि उसी से दुल्हन अपने शौहर को खूबसूरत लगती है। तुमने जेवर ना देने की जिद क्यों बना ली है? काशिफ मैंने जेवर ना देने की जिद नहीं बनाई, जिद आप कर रहे हैं। अगर तुम माँ के पास रखवा दोगी तो क्या हो जाएगा? होगा कुछ नहीं काशिफ, बहू होने के नाते एक चीज उन्होंने जब मुझे पहना दी है तो अब ये मेरी मलकियत है, मैं वापस नहीं करूंगी। तुम दूसरी बार मेरी बात नहीं मान रही हो। काशिफ समझ आप नहीं रहे, आप दूसरी बार भी मुझसे जेवर की ही बात पे जिद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जाने दो। ना जाने क्यों काशिफ ने जेवर को जिद बना लिया था और ताहिरा भी उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। मसला आहिस्ता आहिस्ता सीरियस होता जा रहा था। काशिफ सिर्फ ताहिरा से जेवर ही लेना चाहता था। क्यों?
जबकि ताहिरा भी अनजान खदशे के तहत वापस करने को तैयार न थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि काशिफ की माँ उसको वरगला रही थी कि बहू से जेवर वापस ले ले, लेकिन जब दुल्हन को जेवर पहना दिया जाता है तो वो हो तो उसकी मिल्कियत जाता है। घर में किसी बात का इशू नहीं था सवाए इस जेवर के। लग रहा था कि इस जेवर के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी थी, लेकिन वो कहानी क्या थी इसके बारे अभी से कुछ कहना कबल अज़ वक्त था। अब इस मसले का क्या हाल है? कहती क्या है वो किसी भी तरह जेवर देने को तैयार नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? जिससे वादा किया है वो रोज तंग करता है। मुझे लगता है ये प्यार की जुबान समझने वाली नहीं है। नहीं बेटा, अगर जबरदस्ती की गई तो मामला बिगड़ भी सकता है। लेकिन अब्बू अब कोई तो हल निकालना होगा, वरना हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। इस मामले का बड़ा शानदार हल है मेरे पास, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इसको कुछ दिन और दे दूँ सोचने के लिए। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन बात वही है, जमाना क्या कहेगा कि किस बात पर झगड़ा किया। बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर इज्जत का मामला ना होता तो कई हल निकल आने थे। अब इस औरत को कौन बताए कि हमने अपनी झूठी अना और शो मारने के लिए वक्ती तौर पर जेवर किसी से लेकर डाले थे इसको। मैंने तुमसे कहा था सब कुछ बता दो, कुछ नहीं होता, लेकिन तुम लोग सब मिलकर कहते हमारी इज्जत चली जाएगी। अब अगर इसने जेवर ना दिया तो इज्जत तो गई। मैं करती हूँ इससे बात, देखती हूँ कैसे नहीं देती। मम्मी, आप इसे तंग करना शुरू करें, जिद चोकर जेवर दे देगी। अब देखना, जब एक औरत को तंग करने पे आ जाए ना, तो देखना फिर क्या होता है। नाजरीन, बात तो खुलकर सामने आई थी कि काशिफ के घर वालों ने जो जेवर ताहिरा को शादी पर पहनाया था वो उनका अपना नहीं था, बल्कि झूठी इज्जत बनाने के लिए वक्ती तौर पर किसी से उधार लेकर पहनाया था, जो काबिल वापसी था। और अब जब ताहिरा जेवर वापस करने से इनकार कर रही थी तो पूरी फैमिली की इज्जत दांव पर लग गई थी। क्या ताहिरा को बताए बिना उससे जेवर निकलवाना आसान होगा? क्या वो अपनी सास की बात को मानकर जेवर वापस करने पर तैयार हो जाएगी? ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमें इस बात की खबर मिल गई थी कि काशिफ के घर वालों ने अपनी इज्जत बनाने के लिए किसी से जेवर लेकर ताहिरा को पहनाया था और अब उसको बताने में अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे और ज़बरदस्ती उससे जेवर निकलवाने की तरकीबें सोच रहे थे। जहां रिश्ते गहरे और बड़े हों वहां इज्जतें भी सांझी होती हैं। हमारा ख्याल है कि अगर वो ताहिरा को अपना मसला बता देते तो वो कभी भी जेवर देने से इनकार ना करती, लेकिन उसकी नज़रों में अपनी इज्जत भी कायम रखना चाहते थे और जेवर भी वापस लेना चाहते थे, जो फिल वक्त मुश्किल नज़र आ रहा था। हाय अम्मी, तशरीफ रखें। क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, टीवी देख रही थी। तारा, तुझे लगता नहीं है कि काफी दिन हो गए तुझे आराम करते हुए? जी माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। मैं आपके पास आने वाली थी कि इतनी देर में आप आ गई। ठीक है, यही कहने आई हूँ मैं तुझे कि हमारे में रिवाज नहीं है इतना आराम करने का। आप उठ के कुछ कर लो। माँ जी, आपके रस्म रिवाज तो आप ही बताएंगी ना। ठीक है, कुछ बनाना भी आता है कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है? ये कैसी बात कर रही हैं आप मुझे बताएं क्या बनाना है। इसलिए पूछ रही हूँ कि आजकल की लड़कियां मोबाइल फोन पे लगी रहती हैं। घर के काम उन्होंने खुद करने,
माँ जी मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे अपनी लिमिट बहुत अच्छे से पता है और मैं हर काम अपनी लिमिट में रह कर करती हूँ। तुमने कहा ना कि रस्म और रिवाज सीखने से आएंगे। जी बताएं। काशिफ ने तुम्हें कहा नहीं वो जेवर हमने डाला है वो तुम मेरे पास जमा करवा दो। लेकिन माँ जी इसका रस्म और रिवाज से क्या ताल्लुक है? जो घर का बड़ा होता है ना तो उसके पास सब कुछ होता है, और जब तुम इस घर की बड़ी बन जाओगी ना तो सब कुछ तुम्हें जमा करवा देंगे। ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपने मुझे पहना दी वो दुल्हन का हुस्न है, और अगर वो उसके पास भी रहे तो कोई हर्ज नहीं। वैसे माँ जी बड़ी अजीब रस्म है आपकी। इसको अपना लोगी ना तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। सुना लड़की, नाज़रीन, ताहिरा से बात मनवाने के लिए सास ने अपना प्रेशर इस्तेमाल किया था, लेकिन ताहिरा ने फ़िलहाल मानने से इनकार कर दिया था। काशिफ के हाँ के रस्म और रवाज तो ऐसे ना थे, लेकिन वो ताहिरा को चक्कर दे रहे थे कि एक बार उसके हाथ से जेवर ले लिया तो बाद में जब मुतालबा करेगी तो कहेंगे चोरी हो गए। ये कोई भी बहाना बना लेंगे, लेकिन किसी भी तरह ताहिरा इस बात पर नहीं आ रही थी। ताहिरा ने इस सूरत हाल से परेशान होकर अपनी माँ से बात करने का फैसला कर लिया था। अब आप ही मुझे बताएं, ऐसी सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? अजीब बात है, ये जेवर लेने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मामा मुझे लगता है दाल में कुछ काला जरूर है। वो क्या हो सकता है? मामा मुझे लगता है ये मुझसे जेवर लेकर उसको बेच देंगे और उसी पैसों से जरीना की शादी करेंगे। वो तो ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा करना है तो मुझे तुम्हें एतमाद में लेकर भी तो कर सकते हैं ना। ये बात भी ठीक है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं करती हूँ बात सफीना से। आप करके देख लें, लेकिन फायदा नहीं है। वो सब घर वाले मिले हुए हैं, आप किस किस को समझाएंगी? जरूरत पड़ी तो सबसे कर लूंगी, लेकिन पहले तुम्हारी सास से बात करने की कोशिश करती हूँ कि वो कहती क्या है। अल्लाह करे कि वो मान जाए। बेटी ससुराल के रवैये से मजबूर होकर माँ के पास फरियाद लेकर पहुंची थी। माँ को ये भी एहसास था कि वो बेटी की माँ है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई बात तो रिश्ता ही ख़राब ना हो जाए, लेकिन वो अपनी बेटी को बेयारो मददगार भी नहीं छोड़ सकती थी। क्या सफीना को किंजा की बात समझ आने वाली थी? लेकिन वो कैसे समझ सकती थी? उनको तो जेवर वापस करना था। समझना तो ताहिरा की माँ किंजा को ही था। अच्छा किया बहन आप आ गई, मैंने आपसे एक बात करनी थी। मैं भी आपसे बात ही करने आई हूँ। आपकी बेटी ने कोई शिकायत लगाई है? नहीं, शिकायत नहीं, मसला बताया। मसला हमारा नहीं आपकी बेटी का है। उसका क्या मसला है? वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है बहन जी, मैं समझ गई, लेकिन मुझे ये बताएं ये जेवर का इशू क्या है? देखिए बहन, हमारे यहाँ रिवाज है, ऐसी कीमती चीजें जो घर के बड़े उनके पास होती है। और घर की बड़ी आप हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक कहा आपने। देखे ना आप कितनी जल्दी समझ गई हैं। एक आपकी बेटी है कि वो समझती नहीं है। ठीक है बहन जी, मैं उसे समझाऊंगी बात। मुझे पता था आप समझ जाएंगे, मैं ऐसे ही उससे खपती रही। मुझे पता था पहले ही आपसे बात कर लेती। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। देखिए बहन जी, उसको समझाना कि जो बहू सास की इज्जत करती है ना वही घर में सुखी रहती है। बहन जी मैंने बोला ना, मैं करती हूँ उससे बात। हाँ कर ले, आपकी भी ना मानी ना तो हम फिर खुद करेंगे। मैं समझ गई, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहन जी। बैठो बेटा। शुक्रिया अब्बू। तुम्हारी माँ ने कुछ कहा नहीं तुमसे? कहा था, लेकिन ये फैसला मेरा जाती है, इसमें मेरी मम्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। भाभी तुम कितनी बदतमीज हो, अपनी माँ की भी बात नहीं मान रही। तमीज तो मेरी माँ ने सिखा रखी है जरीना, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इनकार किया और अपने मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकाले कि सामने वाले को तकलीफ हो सुनकर, जैसे कि तुमने बोला। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं बदतमीज हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था ना
नक चढ़ी है, अब मेरी बेटी को भी सुनाएगी। अम्मी, आपने जरीना के अल्फाजों पर गौर नहीं किया, आप मुझे कहने चल पड़ी हैं। बात को बढ़ाओ मत। काशिफ, मैं बात को बढ़ा नहीं रही, मुझे समझ आ रही है आप सबको मसला सिर्फ जेवर का है और अब आप इशू कुछ और बना रहे हैं। देखो बेटा, लड़ाई की जरूरत नहीं। तुम अपना जेवर अपनी सास के हवाले कर दो, लड़ाई खत्म। लेकिन क्यों कर दूं? अब वो यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। कहा ना, ये हमारी रस्म है। तुम कौन होती है इनकार करने वाली? दे दो। अम्मी, मैं इस घर की बहू हूं और जेवर मेरी मलकियत है, मैं नहीं दूंगी। अगर तुम जिद्दी हो ना तो ना दो, हम भी छीन कर रहेंगे। ऐसे कैसे छीन सकते हैं? आवाज को कम रखो वरना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। जो बात पहले मियाँ बीवी के दरमियान थी और बाद में सास बहू के बीच हुई थी, अब ताहिरा के सामने सारी फैमिली खुलकर आ चुकी थी। सबके चेहरे आया थे, हर किसी का एक ही मकसद था और वो था ताहिरा से जेवर वापस लेना। लेकिन ताहिरा किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। उसने भी इस बात को अपनी ज़िद बना लिया था और ससुराल वालों की बातें बढ़ने लगी थीं। ताहिरा की माँ ने भी ताहिरा को समझाया था और आगाह किया था कि उसके ससुराल वालों के जज्बात से, लेकिन वो अभी तक इस बात को मानने को तैयार ना थी। लेकिन आज उसको भी समझ आ गई थी कि ना तो कोई औरत उसके साथ थी और ना ही कोई मर्द घर का उसका साथ देने वाला था। सब एक ही राग अलाप रहे थे कि जेवर वापस कर दो। क्या होगा इस बहस और झगड़े का अंजाम, ये हम आपको दिखाएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि तमाम लोगों के कहने और समझाने के बावजूद ताहिरा किसी भी कीमत पर जेवर वापस करने को तैयार ना थी। लेकिन उसकी ये ज़िद क्या उसके लिए फ़ायदेमंद थी? एक तरफ उसको ताहिरा की ज़िद इसलिए कहा जा सकता है कि वो सबकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चल रही थी, लेकिन अगर हकीकत में उसको देखा जाए तो वो राइट पे थी। लेकिन वो किसी भी तरह इस मामले में ससुराल वालों से जीत नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी मजबूरी थी कि वो जेवर वापस करने के पाबंद थे। यहाँ जंग थी असूल की और मजबूरी की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, एक मामूली सी बात पर आप सब लोगों ने इतना बड़ा झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा हमने शुरू नहीं किया। जब आपने अपनी बेटी से कहा भी है तो फिर इसने कहना नहीं माना। मैंने इसको फौरन हाँ करने को नहीं कहा था। मैंने कहा था कि उनकी बात पर गौर करे और जल्द फैसला करके आपके हवाले कर दे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है बहन जी, लेकिन आपकी बेटी भी तो घर के रूल फॉलो नहीं कर रही। आगे भी तो चलना है ना। मुझे तो आप पर अफसोस है भाई जी, आप मर्द होकर इस बात को हल करने के बजाय इसका हिस्सा है। इसमें मर्द औरत का क्या चक्कर हुआ? बात है रस्म रिवाज की। पूरे पाकिस्तान में ऐसा तो ना रस्म है ना तो कोई रिवाज है, ये सब कुछ आप ही के घर में। मुझे तो पता नहीं चल रहा कि इसके पीछे का असल मकसद क्या है। खास ही है। आपको ऐसा लग रहा है बहन जी? ऐसी कोई बात नहीं। आप भी अपनी बेटी की तरह ही बातें करती हैं। हल तो कोई नहीं निकाला। मैं तो हल निकाल ही दूंगी सफीना बहन, क्योंकि बेटी जो बसानी है। लेकिन आप लोगों ने साथ चलने वाली बात नहीं। शुरू दिन से आप जेवर के पीछे ही हैं। अल्लाह जाने कौन सा अनोखा जेवर डाल दिया आपने अपनी बहू को। अगर इसने पहले दिन ही बात मान ली होती तो नौबत यहाँ तक ना आती। आज ये मैं किस्सा खत्म करके जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आइंदा कुछ ऐसा नहीं होगा। बहन जी, इसके अलावा और कोई मसला है ही नहीं। चलो बेटा, जो तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें जेवर डाला है ना, लाके उनके हवाले करो। चलो शाबाश, जाओ। जी अम्मी। आप सबसे गुजारिश है कि आइंदा मुझे कोई मसला हल करने का ना आना पड़े। बहन जी, आप फिक्र ही ना करें।
आखिरकार ताहिरा के ससुराल वालों का मेन मसला हल हो गया था। किंजा ने अपनी बेटी को समझाकर जेवर वापस करने पर तैयार कर लिया था और ताहिरा ने जेवर वापस कर दिया था। ताहिरा के ससुराल वाले अब अंदर से सुकून में आ गए थे क्योंकि उन्होंने जिससे जेवर लिया था उसको वापस करने की पोजीशन में आ गए थे। काशिफ के वालिद कबीर ने उसी दिन जाकर जेवर वापस कर दिया था, लेकिन आने वाले वक्त में मसला दोबारा उस वक्त हो सकता था जब ताहिरा को जेवर की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता था कि आज उसने जेवर दिया है तो अब वो भूल जाएगी। इसलिए ये मसला वक्ती तौर पर तो हल हुआ था, लेकिन मुस्तकिल तौर पर नहीं। कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, कोई खास बात तो नहीं हुई, लेकिन वो हमारे लेट पहुंचने से जरा नाराज थे। उस कलमुही की वजह से सब हुआ। जल्दी मान जाती तो ये बातें सुननी ना पड़ती। चलो छोड़ो, देर से सही, लेकिन हमारा मसला तो हल हुआ। अगर वो 4 लोगों को बीच में डाल लेती तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होनी थी। ये ससुराल है उसका, मैका नहीं जो उसके लाड़ देखते रहे। अभी तो अम्मी उससे कोई काम भी नहीं करवाती। तुम चुप करो, उसे कुछ ना कुछ तो आता है ना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? पहले अपने आप पर नजर डालो। बहू ने जेवर क्या वापस कर दिया, उसके गुनगान। हाँ भाई, जो हमारा मसला था हल हो गया, अब और कोई इशू ही नहीं है। अल्लाह करे अब कोई इशू हो भी ना। अब कोई मसला हुआ ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दुनिया याद रखेगी। अच्छा ठीक है, वक्त से पहले जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। जब से आई है ना, नखरे बड़े हैं उसके, अब खत्म करूंगी। मैंने तो आपसे कहा था आप काम करवाएं उससे। देखना तुम, कल से ही काम। ससुराल वालों के अंदर से ससुराली जज्बा कम नहीं हो रहा था। खासकर सास और नंद का गुस्सा जा नहीं रहा था। कबीर थोड़ा सा बदल गया था क्योंकि उसको लग रहा था कि मेन इशू ख़त्म हो गया है, लेकिन बाकी लोगों को ताहिरा की तरफ से मिलने वाले जवाबों की तकलीफ़ थी। उधर ताहिरा को इस बात का पता चल गया था कि जेवर वक्ती तौर पर लेकर उसको टाला गया है। अब ये बात आगे क्या रंग पकड़ने वाली थी कोई नहीं जानता था। क्या ताहिरा सुनकर खामोश हो जाएगी या अपनी माँ से डिस्कस करेगी, और अगर इसकी माँ को पता चलता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? तो इसलिए शोर मचा रखा था इन्होंने। हाँ, देखिए ना हमारे सामने कितने इज्जतदार लोग बन रहे थे। तुम फिक्र ना करो, मैंने बुलाया तुम्हारी सास को, अभी आती होगी। वो तो ठीक है, पर मम्मा आप उनसे बात क्या करेंगी? तुम्हारे कजन की शादी है, तुम्हें जेवर चाहिए, ये समझ लो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? जी जी बिल्कुल खैरियत है। मैं आई थी ताहिरा के कजन की शादी है 3 दिन बाद, मैंने कहा इससे तैयारी का कह दो। शादी? हाँ हाँ, जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। कब जाना? जी मैं कल आ जाऊंगी इसको लेने के लिए। अच्छा। अम्मी आपकी तरफ से इजाजत है? हाँ बेटा, शादी ब्याह से रोका थोड़ी जा सकता है। काशिफ बेटे को भी जाना होगा। उसे आप खुद ही कह दें। आपकी इजाजत चाहिए थी इसलिए। और हाँ, एक जरूरी बात, इसको जेवर दे दीजिएगा 2-3 दिन के लिए, आते वापस जमा करवा दे। जेवर? जी वही जो आपके पास अमानत रखी है। वो तो क्या हुआ अम्मी जी? हाँ, नहीं कुछ नहीं, मैं जा रखा लेके आती हूँ। चल ठीक है। आपने ठीक कहा था, किसी बड़े के हाथ चीज हो ना तो घूमती नहीं है। हाँ ठीक है, मैं लाती। कैसा कमाल का आइडिया ना, कर दिया ना परेशान। अब देखते हैं जेवर लेके कहाँ से आती हैं ये। ऐसे लोगों को इनके हथियारों से मारना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। क्या हुआ बहन जी? कुछ नहीं, वो जहाँ मैंने जेवर रखा था वो है नहीं है।
ताहिरा के पास जितने दिन रात घुमाने, आपने लेते ही घुमा दिया। अम्मी जी, आप तो जिम्मेदारी की बात करती थी, तो फिर अब क्या हुआ? पता नहीं कैसे हो गया। आप ऐसा करें, आप शादी पे जाए, मैं काशिफ के हाथ भिजवा दूंगी। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, कल तक देख लें जी, फिर मैं इसको लेने आ जाऊँ। हाँ जी, ठीक है, ठीक। ओके, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ताहिरा की मां ने ताहिरा की सास सफीना पर एक कारी ज़र्ब लगाई थी और अब उसको फौरी तौर पर कोई जवाब मिल नहीं रहा था। जेवर अचानक गुम तो हो नहीं सकता था। ये ताहिरा का भी सवाल था और उसकी मां का भी। इस सवाल और डिमांड के बाद ताहिरा के ससुराल वाले और भी परेशान हो गए थे और उनको अपनी इज्जत की कश्ती डूबती हुई नजर आने लगी थी। लेकिन उनको अपनी इज्जत बचानी थी और सच को छुपाना था। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ताहिरा की अचानक हादसाती मौत की। लेकिन ये वाकई हादसाती मौत थी या फिर कत्ल की कोई साजिश थी जिसको रचाया था सारे घर वालों ने मिलकर? क्योंकि जब तक ताहिरा जिंदा रहती वो जेवर का मुतालबा गाहे बगाहे करती रहती और सफीना को हर बार उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ता। बस इस शर्मिंदगी से बचने के लिए भी इस खेल को खेला जा सकता था, लेकिन ना तो कोई इस बात का गवाह था और ना ही कोई सबूत। इसलिए इस पर अभी से कुछ कहना इल्ज़ाम तराशी हो सकती है। किंजा का इस पर क्या रिएक्शन हो सकता है, ये जानना अभी हमारे लिए बाकी है। सर, हाँ दिलदार बोलो। सारे खतून आई हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने मार दिया है। क्या? बुलाओ ज़रा उनको। अंदर आ जाए मान। तशरीफ रखें। ये पानी ले। अब बताएं, मसला क्या है? थानेदार साहब, मेरी बेटी के ससुराल वालों ने मेरी बेटी को जलाकर मार डाला। जलाकर मार डाला? मतलब? ऐसा कहा जा रहा है कि वो किचन में काम कर रही थी, अचानक आग लग गई और वो जलकर मर गई। आपको शक क्यों कर रहा है? क्योंकि उस वक्त तमाम घर के फर्द घर में थे, उसके बावजूद भी मेरी बेटी जलकर मर गई। ठीक है, आप फिक्र न करें, हम अदालत से इजाज़त लें, दोबारा पोस्टमार्टम, केमिकल एग्जामिनेशन के जरिए सब वाज़ेह होगा ये हुआ। आप तसल्ली रखें। जाओ, तुम इनकी रिपोर्ट लिखो, जिससे कार्रवाई करो। ताहिरा की मां ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया था और ताहिरा के ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। सब इंस्पेक्टर ने किंजा की बात को सीरियस लिया था और एएसआई को रिपोर्ट दर्ज करने का कहकर खुद अदालत से कब्र कुशाई की इजाज़त भी ले ली थी और लाश को निकालकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया था। अब जल्द ही इस बात का पता चलने वाला था कि ताहिरा खुद जली थी या ज़बरदस्ती जलाया गया था। उधर काशिफ और उसके वालिद कबीर को थाने बुला लिया गया था। इसकी वजह से हमारी इज्जत को खतरा था। वो दोबारा जेवर की डिमांड करने लग गई थी और जेवर तुम्हारे पास था नहीं, है ना? वो तो जी
मैंने अपने जानने वाले से उधार लिया था टाइम पास के लिए। तो मेरे गले की हड्डी बन गया। गले की हड्डी क्या बना? झूठी इज्जत का ख्याल किया तुमने। क्या फर्क पड़ता अगर तुम अपनी बहू को बता देते? खा जाना था उसने तुम्हें। लेकिन जो तुम जैसे लोग होते हैं ना, और जिनकी तुम्हारे जैसी बीवियां होती हैं, उनके घर बर्बाद होते हैं। हमसे गलती होगी जी, हमें माफ कर दे, माफ कर दे। किसी की इकलौती बेटी को मार के अब माफी मांग रहे हो? पुलिस का तफ्तीश करने का हर बार जल्दी काम कर गया था और मार के डर से काशिफ और उसके बाप ने फौरी कबूल कर लिया कि उन्होंने ही ताहिरा को कत्ल किया था। यानी ताहिरा जलकर नहीं मरी थी बल्कि उसको जलाया गया था। इसकी वजह भी वही उधार लिया हुआ जेवर और ससुराल की झूठी इज्जत और अना ही निकली। ताहिरा जैसी सुगड़ और बाअदब बहू को सिर्फ जेवर के राज को छुपाने के लिए मार दिया गया। एतराफ़ जुर्म के बाद कोई बात बाकी न रह जाती थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर जानना चाहता था कि उन्होंने अपनी बहू को मारा कैसे। पर्दा उठने ही वाला था। अब मुझे इसका हल कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इस मसले को हल करना है तो मुझे फिर दोबारा रज़ाक भाई की मदद करनी पड़ेगी कि 2-4 दिन के लिए जेवर दे दो। ऐसे थोड़ी रोज मांगते फिरेंगे। तो कह देते हैं हमने बेच दिया। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ झूठी साबित हो गई। किसी तरह तो इस अजाब से जान छुड़वाने की कोशिश करनी होगी। जान छुड़ाने से मेरे जहन में एक बात आई है। वो क्या? इसका काम तमाम कर देते हैं। नहीं है, वजह क्या होगी? कैसे मुमकिन है? किचन में तो उसने काम करना शुरू कर दिया, तो चूल्हे से आग लगना कौन सी मुश्किल बात है? लेकिन आग लगेगी कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। सफीना बेगम, अगर वो बच गई तो पूरी फैमिली को जेल जाना पड़ेगा। देखें, आप फिक्र ना करें, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। लगता है भाभी जाने से पहले अपने हिस्से का तमाम काम खत्म कर लेना चाहती है। मैं कौन सा लंबी मुद्दत के लिए जा रही हूँ? बस 3 दिन शादी के बाद वापसी है। ठीक कह रही हूँ। अम्मी, वैसे वो जेवर का पता किया? मिल गए? हाँ, मिल गया। अब हमेशा के लिए जेवर तो भी देते हैं। ये था वाकया एक बेदर्दी से होने वाले कत्ल का, जिसको नाम दिया गया था कि किचन में चूल्हे से आग लगकर बहू जल गई। लेकिन बहू जली नहीं थी, उसको जलाया गया था। कभी हमने गौर किया है कि किचन में हमेशा बहू ही जलती है? कभी सास नहीं जली, कभी बेटी नहीं जली, शौहर नहीं जला, बहू ही जलती है। और इस किस्से में भी बहू ही जल गई थी। लेकिन कत्ल की इस साजिश को वक्त पर ही बेनकाब कर दिया गया था। शादी के बंधन में बंध कर खुशियों के साथ ससुराल आने वाली ताहिरा बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी संवरने नहीं, ख़त्म होने जा रही है। बस सारा किस्सा झूठी इज्जत का था। अगर उसको बहू के साथ डिस्कस कर लिया जाता तो कुछ भी ना होता। लेकिन हम एशियाई लोगों की अना और हमारी नाक जो हमें जीने नहीं देती, और कभी कभी उसकी वजह से हम दूसरों की जान ले लेते हैं। आज की कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले ये कहानी अल्लाह करे आखिरी ही हो। अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए और अपनी मेज़बान इशाल सुलेमान को टीम हकीकत के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।